कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th की केमिस्ट्री वो पार्ट 2 न्यू और ओल्ड बुक के मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि पाठ है अम्ल तथा भस्म से। और उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल तथा भस्म के गुण। समझ पा रहे हैं? उसके पहले आपको अम्ल और भस्म का कुछ परिभाषा बताए होंगे, एक साधारण और एक कौन सा परिभाषा बताए आर्हेनियस के अनुसार बताए थे। तो चलिए हम इस पाठ में हम देखते हैं कि अम्ल तथा भस्म के क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि मैं कल आपको बताए थे, ये ऐसा बीकर था, बताए थे ना आपको, याद कीजिए कि ये कैसा है तो नींबू का रस है। ये स्वाद में कैसा होता है तो खट्टे होते हैं। तो चूंकि खट्टे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं तो एसिड, जिसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। और ये दूसरा का पदार्थ है, मैं आपको दिखाए थे कि ये कौन सा पदार्थ है, तो कोई ऐसा पदार्थ है जो कि कड़वा लगेगा। तो जब कड़वा लगेगा तो कौन सा पदार्थ होते हैं तो भस्म होते हैं। अब उन्हीं का गुण हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसमें गुण होती है और किसमें किसमें कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, क्या यह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं या नहीं होते। चलिए इसी सारे पॉइंटेड को हम देखते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट में समझिए कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे मैं आपको लेता हूँ, जैसे नींबू ले लीजिए। ओके, नींबू कैसा होता है जी, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, अब देखिए हर एक में अम्ल जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो नींबू में याद रखिएगा कौन सा पाए जाते हैं, सिट्रिक ओके अम्ल पाए जाते हैं। समझ पा रहे? इसी तरह बहुत सारे आप लोग पदार्थ खाते होंगे, आम सेब अनार ये बहुत सारी चीजें, दही खाते होंगे। देखिएगा खट्टा लगता है कि नहीं लगता है, तो आखिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैं एगो आपको चार्ट दूंगा जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूँ कि और एक क्या चीज है इंपॉर्टेंट है। एक जो अम्ल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिरिका। ओके, सिरका क्या बोली जाती है उसको, उसको सिरका, सिरका। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल होता है जिसका नाम है आपका सिरका। सिरका के नाम सुने ही होंगे लोग, जो कि क्या किया जाता है तो आमों का अचार बनाने में या भरुआ अचार बनाने में, या तो आजकल के देखिए मार्केट में तिलक ब्रात में देखिए आलू का अचार, परोड़ा का अचार, फलाना चिलाना का अचार बना दे रहा है लोग। ओके, तो किसके मदद से बना रहा है लोग, यस ये जो बना रहा है लोग आप किसके, सिरका के मदद से। तो सिरका किससे बनाई जाती है तो याद रखिएगा एसिटिलिक अम्ल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, याद रखिएगा 6 से कितने परसेंट होते हैं, 8% जब एसिटिक अम्ल होते हैं, एसिटिक ऐसा। ओके, एसिटिक अम्ल जब 6 से 8% होते हैं तो उसी से क्या बनाई जाती है, सिरका बनाई जाती है। और देखिए आपको एक चीज और बताते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ना, कोई भी पदार्थों को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ अचार। ओके, अचार की अचार क्या चीज है, यस देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है जिससे कि आप क्या हो सकते हैं तो भुतला सकते हैं। आचार क्या होते हैं, आचार क्या होते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को भी बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने खाए होंगे आम का अचार ऐसा। ओके, तो देखिएगा इसमें कितने फाड़े किए जाते हैं, एगो को कितने फाड़े, 4 फाड़े किए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम लोग अचार बोलते हैं। ये आचार के मतलब हो जाता है जैसे रहन स्वभाव। ओके, तो यानी स्वभाव, याद रखिएगा ये आचार के मतलब स्वभाव और ये अचार के मतलब आचार। अब देखिए अचार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब अचार में क्या होता है, ओके देखिएगा ये हम लोग का जो भोजन होता है, जैसा कि देखिए कल का ही भोजन पड़ा हुआ है, जब यहाँ पर है तो ये भोजन क्या हो जाएगा तो खराब हो गया है, आज खाने योग्य नहीं है, इसको खाकर मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ये कड़वा हो गया होगा। अब देखिए जो अचार होता है आपका साल भर, 1.5 साल 2 साल रहता है, तो यूं समझिए कि वो सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षित रहने के कारण क्या होता है तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं जिसके वजह से सुरक्षित होते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अम्ल क्या करते हैं, पदार्थों को भी सुरक्षित करता है। चलिए मैं वो चार्ट दिखाता हूँ कि किसमें किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देख लेते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो जैसे सेब आप लोग खाते हो खट्टा लगता है, तो जिसमें आपको मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सब याद करके रखने वाला चीज है। जैसे इमली जैसे गोलगप्पे खाते हैं तो कौन सा अम्ल होता है, टार्टेरिक
अम्ल होता है। सिरका के आपको बता दी कि एसिटिक अम्ल होता है जब कितने 6 या 8% की मात्रा में रहे तब। दही का मतलब समझते हैं कि दही वही खाते ही हैं लोग जिसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद से टमाटर में तो खाते ही हैं लोग, खट्टा लगता है जिसमें ऑर्गेनिक अम्ल पाए जाते हैं। एक अम्ल पित्त होता है कि मतलब कि समझिए जो पेट में पाए जाते हैं वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चायनिक अम्ल पाया जाता है। चाय भी आपके क्या होते हैं, खट्टे होते, कभी टेस्टिंग कीजिएगा। उसके बाद विटामिन सी में एक्सॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं जिससे कि आंवला हो जाएगा। इनमें किस क्या पाए जाते हैं तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद से जो चींटी होती है, चींटी में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग मेथनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए चींटी के बारे में मैं एक फैक्ट आप लोग को बता देता हूँ, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। जब चींटी या कोई भी बिढ़नी हड्डा ओडा डोसता है लोग ना तो याद रखिएगा, यूँ समझिए कि जब डोस दिया लोग हमारे शरीर में तो उस शरीर में CO बनने लगता है, यानी जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा बनने लगते हैं जिसकी वजह से आपका दर्द करने लगता है। तो आपने ये सब पूरा का पूरा 1 नंबर टॉपिक समझ गए। अब चलिए 2 नंबर हम लोग टॉपिक समझते हैं ये वाले कि कुछ जो अम्ल होते हैं ना बहुत भी सैले होते हैं, अम्ल या भस्म। तो चलिए हम 2 नंबर पॉइंट को हम देखते हैं। तो मैं इसको 2 नंबर गुण ये है कि कुछ जो अम्ल होते हैं या भस्म होते हैं विषैले होते हैं और क्या होते हैं तीव्रनाशक, मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल का कि कौन कौन से ऐसा अम्ल है जो कि तीव्रनाशक है और पूरा विषैले है। तो आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना ज्यादातर 3 टिकट आते हैं, उस तीनों का नाम है, एगो का नाम है H2SO4 अम्लों का राजा जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जो दूसरा का है आपका वो है HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं जो कि हमारे पेट में होता है। तो चलिए इसको मैं 3 नंबर पे ले लूंगा। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, ये समझिए कि HNO3 होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। 2 और जो 3 नंबर होता है HCl होता है जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, यूँ समझिए कि पेट में इतना हार्ड हम लोग का यूँ समझिए कि अम्ल पाए जाते हैं कि एक लोहा भी खा लिए कीट ओके तो वो पचाने में सक्षम रखता है। कब, जब खाकर पानी नहीं पीजिएगा तब सुबह का टाइम ओके। यानी ये कितना खतरनाक होते हैं। चलिए इसके भी बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्योर लीजिएगा ना और यहाँ पर चूक गया कि मतलब समझिए होल कर क्या हो गया, नीचे निकल गया, लेकिन उसको तनु कर क्या किया जाता है तो बैटरियों में यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि इसको किस में यूज किया जाता है तो बैटरी में प्रयोग किया जाता है। समझ आ रहे हैं, तीव्र है लेकिन इसका क्या है तो उपयोग होता है। 2 नंबर है ये नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, जो हम लोग खाद उद बनाते हैं लोग, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ओके। तो उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो विस्फोटक में भी इसका क्या किया जाता है तो यूज किया जाता है। विस्फोटक, ऐसा विस्फोटक मतलब समझ रहे ना, कुछ उड़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब चलिए ये जो HCl होता है ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेट में पाए। अब इसकी कार्य आप जानकर चौंक उठिएगा। देखिए क्या क्या कार्य होता है। हम लोग कोई भी चीज़ें खाते हैं तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। जरा आप गौर कीजिएगा एक बार ओके। क्या चीज़ गौर कीजिए, ये कीजिए कि जब आप क्या करते हैं, भूख लगा रहता है, भोजन फटाफट लील जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब पेट में जाता है तो देखिएगा बुकनी होता है। तो बुकनी का काम कौन करता है तो आप कैंसिल कर देते। फिर मन में प्रश्न आएगा कि ये तो मांस खाए तो फिर मांस को क्यों नहीं बुकनी करता है, तो इसमें म्यूकस एक पदार्थ पाई जाती है जिसको सुरक्षित रखता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि समझ रहे कि कचर मचर आजकल लगन का टाइम चल रहा है, उसमें कचर मचर खाकर लोगों को क्या हो जाती है तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जानते हो वो लोग क्या उपाय करते हैं, कहते हैं कि नींबू पीजिए। तो जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए इस पॉइंट को कि ये नींबू है, ये खट्टा है कि कड़वा है, खट्टा है। तो बताइए अम्ल बढ़ा है, फिर इसको हार लिए तो बताइए क्या होगा आपका, यस और अम्ल बढ़ेगा। तो ये आपका उचित होगा नहीं, ये पॉइंट को याद रखिएगा। क्या चीज़ ये उचित होगा, जो भस्म
भस्म होगा, जो कड़वा हो गया पदार्थ, उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा का हम लोग यूज करके अपने पेट की अम्लता को क्या किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। ये तो अम्ल का जान गए। अब चलिए हम भस्म की जानते हैं। तो भस्म में भी 3 टिकट है, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक और बहुत ही समझिए कि क्या है, तो तीव्र नाशक है। चलिए हम भस्म को देख लेते हैं। यस, इसको भसाएंगे नहीं, ऐसा भस्म को ऐसे हम देखते हैं। तो यूँ समझिए कि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, BaOH का होल 2। आपको जानते हैं एक पॉइंटेड कि OH होता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है कि भस्म होता है, यस वो भस्म होता है। ये आपके क्या होता है, बहुत ही विषैले यानी वो समझिए जहरीला होता है, जहरीला। ओके, ये कैसा होता है जी, आपका एकदम जहरीला होता है। यूँ समझिए कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, अब 2 और संघई पाए जाते हैं, जिसका NaOH नाम है और एक KOH नाम है। ओके, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इतने माने खतरनाक होते हैं ना कि यदि आपके शरीर पर पड़ जाए तो चमड़ा जला देता है, यानी चमड़ी क्या कर देता है, तो जला देता है। ये इतनी क्या होती है, तो भयानक होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो भस्म होते हैं जो कि हम लोग को क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका ईनोडो में यूज किया जाता है, वहां से हम लोग इसका यूज करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये सब आपके बहुत ही खतरनाक होता है, इसका प्रयोग करना अभी के डेट में क्या हो सकता है, तो भयानक हो सकता है। तो बहुत सेफ्टी के साथ में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक ने आपने पूरी को पूरी अच्छी तरह से समझ गए। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कुछ अम्ल और भस्म के विषैले तीव्रनाशक होते, इस पॉइंटेड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम तीसरा कीजिए। आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे कि जो पदार्थ है स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। जैसे कि ये आपका स्वाद में खट्टे तो हम क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। जो पदार्थ क्या होते स्वाद में कड़वे होते उनको भस्म बोल दिया जाता है। यहाँ तक बोले थे, लेकिन हर एक चीज तो हम लोग सीख कर नहीं देख सकते हैं, समझ रहे थे। आर्हेनियस है तो बोले कि इसमें विद्युत दो, अब विद्युत देने के बाद जो H आयन प्रदान करे उसे अम्ल बोलेंगे, और जो OH प्रदान करे उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। अब बताइए, अब हम ये दोनों पदार्थों को पहचाननी है तो जरा गौर कीजिए, क्या हम करंट लाकर इसमें देंगे, तो बताइए जब करंट लाकर देंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या ही समस्या हो जाएगा। ये उतनी आसान होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो और भी उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए क्या किया गया उपाय। ओके, एक बनाया गया आपका लिटमस पत्र, जो कि मैं यहाँ पर रखा हूँ, जैसा कि मैं मंगाया था आपका निकल। ओके, जैसे कि यहाँ पर 2 गो है। और देखिए ये क्या है ना, इसको हम बोलते हैं लिटमस पत्र। ये क्या होगा ना कि जब मैं इस मटेरियल में डालूंगा ना तो ये क्या है, इसको ये रंग के द्वारा, यानी रंजक के मतलब क्या होता है, रंग के द्वारा ये पहचान सकता है। अब कैसे, तो चलिए मैं इस पॉइंटेड को बहुत अच्छी तरह से समझाकर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी ये पॉइंटेड को दिखाता हूँ। अब चलिए रंजक में क्या है, तो एक आपका पदार्थ बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन का अर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पत्र बनाया गया। किसके लिए, तो अम्ल और भस्म को जांचने के लिए, क्योंकि वो सब महंगा पड़ जाएगा। ओके, ये वाला आपका क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अब चलिए ये लिटमस पत्र कैसे बनाया गया, तो 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था थैलोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा का एक माने वर्ग है, उसमें एक पौधे आते जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ओके, और लाइकेन का जो अर्क होता है, जिस तरह केला का रस होता है, रस से हम लोग मेहंदी के रंगों को क्या करते हैं, तो और गाढ़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन का जब हम लोग अर्क निकालते हैं, गौर कीजिएगा, जब अर्क निकालते हैं तो रस निकलता। अब क्या करते हैं ना कि कोई हम पेपर लेते हैं, माना कि ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। इस पेपर पर उस रस को डालकर हम लोग सुखाते हैं। जब सुखाएंगे तो आपका ऐसा ही होगा, जैसे कि देखिए ना, ये एक प्रकार का पेपर है। ओके, इसी पेपर पर क्या किया गया है, थैलोफाइटा का अर्क निकालकर इस पे डाला गया है। ओके, अब चलिए, तो ये जो पत्र बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिटमस पत्र बोलते हैं। और ये चीज को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सूचक भी बोल देते हैं, यानी कभी कभी सूचक का भी परिभाषा बोल देता है।
कि सूचक किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि वैसे माने यंत्र या पदार्थ बोल सकते हैं जो अम्ल और भस्म को जांचने में सक्षम होती है। तो देखिए अब ये क्या है ना कि ये लिटमस पत्र अब कैसे पहचान में आएगा कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। तो यहाँ पर देखिए एक चीजें बताई गई है कि यदि लिटमस पत्र, समझ रहे, लिटमस पत्र लाल हो जाए तो याद रखिएगा वो पदार्थ होंगे वो आपके कौन सा होंगे, तो अम्ल होते हैं। समझ पा रहे हैं। यदि आपके यूं समझिए कि नीला हो जाए, यदि लिटमस पत्र लाल, लिटमस पत्र नीला हो जाए तो वो क्या होते हैं, तो आपका क्षार होते। चलिए इस प्रयोग को हम लोग देखते हैं। मेरे पास ये सारी के सारी चीजें उपलब्ध है। मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से ऐसे इसको कर मैं यहाँ से एक को लेता हूँ ऐसा, समझ रहे। अब आप लोग देख रहे हैं कि नींबू का रस जो कि आपका क्या होता है, यस ये आपका अम्ल होता है। मैं इसमें डाला, ओके मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ओके जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए गौर कीजिए कैसा हुआ, तो रेड हो गया है, दिखाई दे रहा है कैमरे के सामने। ओके देखिए ये आप गौर कीजिएगा, ये जो आपका पीला है लिटमस पत्र वो कैसा हो गया, रेड हो गया। रेड के मतलब कि यूँ समझिए थोड़ा सा भूरा हो गया है, लाल हो जाएगा धीरे धीरे, तो समझिए कि वो क्या है, आपका अम्ल है। अब चलिए अब नीला हो जाना का मतलब क्षार। अब चलिए इस पदार्थ में मैं इसको डालकर देखता हूँ कि क्या ये नीला होता है कि नहीं होता है। चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए और डाल के इसको निकाल रहे हैं, ओके देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं है। जब कोई प्रभाव नहीं है कि मतलब कि क्या है, तो ये क्षार पदार्थ नहीं है। ओके जब मेरे पास क्षार पदार्थ उपलब्ध हो जाएगी तो आपको क्या कर दिया जाएगा, तो बता दिया जाएगा। आपने समझ गए। अब फिर मैं इसको प्यार से सुखाऊंगा और सुखा कर रखूंगा ताकि मुझको आगे भी यूज करना होगा। आपने इस पॉइंटेड को समझ गए कि रंजक के द्वारा हम लोग कैसे पहचान करते हैं। अब देखिए ये प्रकृति में भी होती रहती है। कैसे, तो यूँ समझिए कि कभी कभी अम्ल वर्षा होता है, जैसे कि आपका फूल ओल होते हैं, तो गौर कीजिएगा बरसात में वो लोग क्या होता है और चहक उठते हैं, कि मतलब चमक उठते हैं, कि मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ ऐसे भी प्राकृतिक जैसे गोभी का पत्ता, आपका हल्दी का पत्ता, इसी जब अम्ल पड़ते हैं तो इनमें भी रंग की क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसलिए बरसात के मौसम में हर एक पेड़ पौधे हरे गोरे जो भी हो वो हो जाते हैं। चलिए आपने ये 3 नंबर पॉइंटेड को समझ गए। अब चलिए मैं 4 नंबर पॉइंटेड को समझाने की कोशिश देखते हैं। अम्ल और भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या क्या बनाती है। जैसा कि मैं आपको धातु यानी धातु का मतलब आपका ये क्या हो गया, जेड। इसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कौन सी पॉइंटेड याद रखिएगा, क्रियाशीलता, यानी एच के ऊपर वाला जितने भी आपके धातु आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे अभिक्रिया कर लेते। वो क्या होती है, जस्ट मैं इसके लिए आपका एक अलग वीडियो बनाकर रखा हूँ, उसको जाकर देख लीजिए, उसमें समझाया गया है। चलिए ये जिंक जो होते हैं वो धातु होते हैं, प्लस में H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। जब ये धातु आपके अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, बोर्ड मंडल कोचन। ओके इस पॉइंटेड को भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो क्या क्या बनाते हैं, तो गौर कीजिएगा, ये इससे अभिक्रिया कर लेते हैं, इसकी भी संयोजकता 2 और इसकी भी 2, तो दोनों कट जाती है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। ZnSO4 प्लस में H2 गैस क्या करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं। यानी यूँ समझिए कि ये जो हो जाते हैं आपका लवण हो जाते हैं और ये जो हो जाते हैं आपके कौन सा हो जाते हैं, तो गैस, यानी यूँ समझिए कि हाइड्रोजन गैस, ऐसा हाइड्रोजन गैस। इस पॉइंट को आप देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा करता है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस प्रदान करता है, यस हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। आपने इस पॉइंटेड को अच्छी तरह से समझ गए और इसकी जांच का भी विधि है जो कि आप देखिएगा, उसका वीडियो भी एक बना दिए हैं, वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये आपका भस्म यानी समझिए धातु क्या भस्म के साथ अभिक्रिया करती है, तो यूँ समझिए अधिकांश जो बोली जाए वो नहीं करती है, यानी यूँ समझिए कि नहीं करती है, यानी यूँ समझिए कि H2 गैस को प्रदान नहीं करती है।
लेकिन कुछ 3 टिकट है लोग, उनके साथ में ये जो भस्म वाली है वो अभिक्रिया कर कर आपको H2 गैस को प्रदान करती। वो कौन कौन से पदार्थ है मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। एक होता है एल्युमिनियम, दूसरे होता है जिंक और तीसरे नंबर होता है एसएन, जिसको हम लोग टीन के नाम से जानते हैं। ये तीनों के तीनों किनसे अभिक्रिया कर लेता है, NaOH से कर लेता है, ये भी NaOH से कर लेता है और ये भी NaOH से अभिक्रिया कर कर के ओके ये चीजें संतुलित कर लीजिएगा। संतुलित आपको बता दिया गया है। ये सब कर कर के क्या क्या बनाता है, तो चलिए इस पॉइंटेड को मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। ये जो बनाते हैं वो सोडियम एलुमेट बनाते हैं, यानी यूँ समझिए कि आपका NaAlO2 जिसको सोडियम एलुमेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस को ये क्या करते हैं तो उत्पन्न करते हैं। इसलिए जिंक आपका अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, तो इस पॉइंटेड को भी देख लेते हैं। जिंक यूँ समझिए कि आपका सोडियम जिंकेट बनाते हैं, यानी Na2 और आपका समझिए कि ZnO2 प्लस में क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। अब चलिए तीसरा है कि ये जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम माने क्या बनाते हैं एस्टेट बनाते हैं, ऐसा एस्टेनेट ओके। यानी इसका आपका सूत्र क्या होता है, तो यस SNO2 ऐसा समझ पा रहे। सॉरी यहाँ पर 3 होगा प्लस में क्या होगा H2, ये गैस क्या करती है तो उत्पन्न करते हैं। यानी ये 3 टिकट को याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकती है कि वैसा आप भस्म का वैसा आप धातु का नाम बताइए जो भस्म के साथ अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो कौन हो गया 3 गो एल्युमिनियम जिंक और कौन सा 3 होते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, तो अगर नहीं होगा तो चलिए हम लोग 5 नंबर गुण को देखते हैं। हम लोग 5 नंबर गुणों को समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि कार्बोनेट के मतलब क्या होता है, तो ये होता है CO3 होता है कार्बोनेट के मतलब। बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 होता है, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर ये धातु के साथ में है तो ये कैसे अभिक्रियाएं करती है, इस पॉइंटेड को हम लोग अच्छी तरह से समझने की क्या करते हैं तो कोशिश करते हैं। जैसा कि आपका जिंक कार्बोनेट हो गया समझे, और ये किससे अभिक्रिया करता है H2SO4 से अभिक्रिया जब करेगा तो इसमें 3 चीजें याद रखिएगा। कौन कौन सी चीजें बनाता है, सबसे पहले ये लवण बनाता है, 2 नंबर जो बनाता है वो आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, या ये भी फिक्स है कि यहाँ पर क्या बनाएगा आपका यस H2O के मतलब कि क्या बनाता है तो जल बनाता है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा देखा जाए, चलो ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इसको और इसको ये दोनों एक में हो जाएंगे तो लवण बन जाएंगे आपके। कौन सा बन जाएगा ZnSO4 प्लस में CO2 और प्लस में क्या H2O। ये संतुलित कर लीजिएगा, चूंकि आपको संतुलित करने का विधि बहुत अच्छे से बताया गया। तो आपने समझ गए कि उसमें धातु जब कार्बोनेट से अभिक्रिया करते तो क्या क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और क्या बनाते हैं आपका जल बनाते हैं। यदि धातु के यूँ समझिए कि बाइकार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट हो और अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, जैसे कि धातु के मतलब कि Na2 और समझिए कि HCO3 ऐसा ओके। प्लस में आपका कौन सा H2SO4 से अभिक्रिया करे तो आपका क्या बनेगा, ये 2 नहीं होता, इसकी भी संयोजकता आपका N ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा NaHCO3 प्लस इतने से अभिक्रिया करता है तो आपका क्या क्या बनाता है। तो देखिए ये और ये दोनों एक में हो जाते हैं, यानी Na और इसकी संयोजकता 2 तो 2 हो जाएगा, SO4 हो जाता है, प्लस में CO2 बनता है, प्लस में क्या बनता है आपका H2O बनता है। यानी दोनों कंडीशन में आपका या तो कार्बोनेट हो तो या बाइकार्बोनेट हो, तो दोनों कंडीशन में जो बनेगा
आपका एक लवण बनेगा, दूसरे नंबर कौन सा बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तीसरे नंबर जो बनेगा आपका कौन सा बनता है, तो जल बनता है। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो चलिए हम छठे नंबर की ओर हम बढ़ते हैं, अम्ल और भस्म के गुण की ओर। धातु का ऑक्साइड और क्या दिया, अधातु के ऑक्साइड, यानी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ CuO, यानी यू समझिए कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर आपका क्या धातु है। तो अब इसका गुण कैसा होगा, कब, जब लिटमस पत्र से देखा जाएगा तब। तो ये नीला कर देता है, नीला के मतलब ये क्या हो जाते हैं, तो आपका भस्म हो जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, धातु का अक्सर जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, तो भस्म होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अधातु का ऑक्साइड। अधातु का मतलब हो गया C, कार्बन आपका अधातु है, इसमें क्या है O2 जुट जाता है तो क्या ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या होते हैं, तो इसकी गुणों को देखी जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, तो आपका अम्ल हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए, अब क्या है ना कि कुछ अपवाद में भी आते हैं, क्या धातु का ऑक्साइड होते हुए भी ये क्या करते हैं, तो गुण शो नहीं करते। जैसा कि H2O यानी जल, देखिए अधातु का ऑक्साइड भी ये क्या करते हैं, तो खट्टा लगते नहीं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गया, इनका भी कोई गुण होता नहीं, जबकि कार्बन आपका क्या धातु है और ये क्या है, ऑक्साइड है। और भी आपका हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O भी हो जाते हैं। इसी बहुत सारी चीजें आते हैं जो कि यूं समझिए धातु का ऑक्साइड होते हुए भी अम्ल होते नहीं है। यहाँ तक आपने पूरे के पूरे 7 को समझ गए। अब चलिए एक आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं और बताकर इस क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ। वो क्या बातें हैं, जैसा कि मैं H2SO4 इसको तनु करके, ओके, तनु और सांद्र क्या होता है, दोनों को अच्छी तरह से समझिए। तनु का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब क्या होता है। तनु का मतलब होता है कि पानी के जैसा, ओके, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ओके। जो चीजें गाढ़ा होता है वो सांद्र होते हैं, और जो चीजें पानी खानी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तनु बोला जाता है। अब इसका यूज हमारे भविष्य में यूं समझिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत होता है, जैसे कि बैटरी वैटरी में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो यूं समझिए कि सांद्र होते तो उसको क्या बनाना पड़ता है, तनु बनाना पड़ता है। गौर कीजिएगा, सांद्र चीज को क्या बनाना पड़ेगा, तनु। अब देखिए, जैसा कि मैं यहाँ से कुछ बीकरों को लेता हूँ और बीकर को लेकर आपको समझाने का कुछ कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने ये बीकर को देख पा रहे हैं और यूं समझिए कि ये आपका ट्यूब है। अब देखिए, जैसा कि मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये क्या है आपका, तो यूँ समझिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसा कि मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाल दिए, ओके, और डालकर यूँ समझिए कि ये क्या है आपका, पानी है माना कि, ओके, और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो यूँ समझिए कि बहुत ही ये खतरनाक होता है। समझ गए क्या चीज़ है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है सांद्र और ऊपर से पानी आप डालिएगा तो यूँ समझिए कि ये प्रखनली फाट सकती है और आपके मुंह हो, चेहरा हो, सब कुछ माने क्या हो सकता है, छिद्र छिद्र हो सकता है, बहुत खतरनाक। तो क्या किया जाता है, अब कैसे इनको क्या किया जाता है, यूँ समझिए कि तनु बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रखनली में हम लोग पानी डाल लेते हैं। चलिए, मैं पानी उपलब्ध है, पानी को मैं डाल लेता हूँ और देखिए क्या किया जाता है। जैसा कि इसमें हम प्रखनली में क्या कर लिए, तो आपका पानी डाल दिए, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पानी डाल दिया। अब जो आपके वो जो H2SO4 होंगे, जब हम लोग इसमें डालेंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि वो मेंटेनेंस करते रहे। समझ पा रहे हैं आप लोग, यस। यानी ऐसा ही प्रक्रिया आप लोग को क्या करनी है, तो करनी है कब, जब आप लोग H2SO4 को तनु बनाइएगा। तो यानी समझ गए आप लोग कि पानी में हमको अम्ल डालना चाहिए, कि इसमें डालना चाहिए पानी में। ऐसा नहीं कि अम्ल पहले हो और पानी आपका डलाए, तो ये खतरनाक होता है, डेंजर खतरा। और डेंजर खतरा के ही साथ इस क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग